स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने पाकिस्तान के बारे में बात किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि आखिर किस तरीके से बांग्लादेश का निर्माण किया गया था 1971 में भारत की मदद के द्वारा। साथ ही साथ हमने नेपाल के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को ओवर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, हर संडे को 7 बजे आप लोग का लाइव क्लास लगेगा। लाइव क्लास मतलब डाउट क्लास, ठीक है। ये जूम पे क्लासेस हो सकते हैं या फिर यूट्यूब पे भी हो सकती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है उस पर आपको मैसेज करना पड़ेगा और ग्रुप में ज्वाइन हो जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ जितनी भी फैसिलिटीज मिलेंगे वो आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संडे को भूलना नहीं आप लोग को, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लासेस है वो, ठीक है, जिसमें आप लाइव टू लाइव मेरे से इंटरेक्ट होगे, साथ ही साथ अपने डाउट्स को क्लियर करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और चीजों को समझते हैं। चलिए पहले टॉपिक को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, श्रीलंका का जातीय संघर्ष। अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो श्रीलंका है ना, यहाँ पे कौन सा जातीय संघर्ष चल रहा था। देखिए 10वीं क्लास में आप लोग ने पढ़ा था, जब हम सत्ता की साझेदारी वाले चैप्टर करते हैं उसमें ये टॉपिक है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष चलता है। जातीय संघर्ष जैसे वहां पर सिंगलियों की संख्या ज्यादा है, तमिलों की संख्या भी है। तो जो सिंगली और तमिल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो विवाद होता है, उसी को हम कहते हैं जातीय संघर्ष, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पूरी की पूरी स्टोरी क्या है, पहले यहां से समझिए। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो कि तमिलनाडु के दक्षिण क्षेत्र से कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो कि तमिलनाडु की कुछ दूरी पे, यानी कि दक्षिण में कुछ दूरी पर एक टच करता हुआ एक देश है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो ये हरियाणा के बराबर है, यानी कि जितना श्रीलंका का क्षेत्रफल है उतना ही हरियाणा का भी क्षेत्रफल है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, आबादी की बात करते हैं तो यहाँ पे करीबन 2 करोड़ के आसपास की आबादी है, जिसमें से 74% अगर देखा जाए तो सिंगली लोग रहते हैं, और 18% अगर देखा जाए तो तमिल लोग रहते हैं, और 7% अगर देखा जाए तो वहां पर ईसाई लोग रहते हैं। अगर मैं वैसे अगर बात करूं तो 2 करोड़ में आप ये समझो लमसम 1.5 करोड़ के आसपास वहां पे सिंगली लोग रहते हैं, ठीक है। 1.5 करोड़ के आसपास कौन रहते हैं, वहां पे सिंगली लोग रहते हैं, और बाकी के जो बचे हैं उसमें तमिल लोग और ईसाई लोग रहा करते हैं। आगे क्या होता है, सिंगली और तमिल वहां पर 2 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। श्रीलंका की जनसंख्या का लमसम 18% भाग भारतीय मूल के तमिल है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें जो तमिलों की संख्या है तो ये कहाँ से आई है, ये भारत से ही जो लोग हैं वहां पे जा जाके बस गए हैं। जो श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी प्रांतों में बसे हुए हैं, श्रीलंका की स्वतंत्रता के बाद बहुसंख्यक सिंगलियों ने धर्म और भाषा के आधार पर एक नए राज्य के निर्माण की बात करनी शुरू कर दी। यानी कि कहा जाता है, देखिए अक्सर ऐसा चीज होता है कि जब बाउंड्री पे सारी चीजें होती है ना, सीमा पे जब 2 देश होते हैं तो जाहिर सी बात है एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर लोग चले जाते हैं। अब मान लेते हैं कि चलो तमिल वाले जो है ये श्रीलंका में चले गए और वहां पे बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, तो अब तो वहां की नागरिकता आ गए, क्योंकि हमें पता है कि नागरिकता कैसे मिल जाती है। किसी भी जगह पर लंबे समय तक अगर आप रह रहे हो, ठीक है, तो वहां की नागरिकता मिल जाती है। तो ऐसे ही साथ जैसे इंडिया में नागरिकता इसी तरीके से मिलती है। तो अब ऐसा हुआ कि आगे चल के जो यहाँ के सिंगली लोग हैं, इन्होंने कहा कि भाई मुझे एक अलग से देश बनाना है। तो ऐसे में जो तमिल लोग हैं उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। तो यही लिखा है, श्रीलंका की स्वतंत्रता के बाद बहुसंख्यक जो सिंगली लोग थे, धर्म और भाषा के आधार पर इन्होंने एक नए राज्यों के निर्माण की बात कर दी, और जिसका स्वाभाविक रूप से तमिलों ने क्या किया, विरोध किया। यानी कि यहाँ पे रहने वाले जो तमिल लोग थे इन्होंने विरोध किया। स्टोरी समझ पा रहे हो क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने बात किया श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका जो कि दक्षिण में है, 2 करोड़ के आसपास की आबादी है। इसमें 74% देखा जाए तो सिंगली लोग रहते हैं, 18% देखा जाए तो तमिल लोग रहते हैं। जो सिंगली लोग थे इन्होंने अपना एक नया राज्य बनाने की मांग की, जिसका तमिलों ने खुलकर विरोध किया, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ आगे ये होता है, श्रीलंका सरकार ने सिंगलियों के लिए नौकरियों तथा शिक्षण संस्थाओं आदि में सुविधाओं की व्यवस्था की, जबकि तमिलों से इससे वंचित रखा। अच्छा अब हुआ ये कि जब सिंगली जो लोग हैं, सिंगली लोगों की जब सरकार बनती है, तो सिंगली लोगों की जो सरकार बनती है तो वहां पे जो गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगलियों को ध्यान देती है, नौकरी में उन्हीं को आरक्षण देती है, सारे बेनिफिट जो है वो उन्हीं को देती है।
तमिलों को इन सब चीजों से वंचित रखा जाता है और ऐसी स्थिति में जो तमिल थे, तमिलों को बहुत धक्का लगता है। अच्छा, अब क्या हुआ आगे? सरकार की तमिलों के प्रति भेदभाव तथा उपेक्षा की नीति ने तमिलों को संगठित कर दिया, यानी कि संगठित कर दिया मतलब इकट्ठा कर दिया, और इन्होंने मिलकर एक संगठन तैयार किया जिसको बोलते हैं लिट्टे। क्या बोलते हैं? लिट्टे, यानी कि LTTE, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल ईलम नाम की एक संगठन तैयार कर दिया इन्होंने। तो देखिए 1983 में 1983 में तमिल उग्रवादियों ने तमिल लिबरेशन टाइगर नामक लिट्टे इस संगठन में हिंसात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी। यानी कि इन्होंने क्या किया, सबसे पहले संगठित होना शुरू कर दिया, इन्होंने इस प्रकार की संगठन तैयार कर दी और हिंसात्मक कार्रवाई करनी शुरू कर दी। यानी कि गवर्नमेंट अगर बातें नहीं मानेंगी ना तो हम उनसे लड़ाई कर लेंगे। हिंसात्मक कार्रवाई का मतलब क्या होता है? वही दंगे कर देंगे, ठीक है। और सरकार से सीधे संघर्ष की ठान ली, यानी कि सीधे लड़ने की ठान ली। 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान तमिल उग्रवादियों ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या करा दी। अच्छा, ऐसी स्थितियों को देखते हुए राजीव गांधी ने वहां पे सेना भेजा। कहाँ पे? श्रीलंका में। और जब श्रीलंका में राजीव गांधी ने सेना भेजा तो तमिलों को ये लगा कि राजीव गांधी पक्ष ले रहे हैं वहां की सिंगलियों की, यानी कि तमिलों की बातें नहीं सुन रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल ईलम था, कहा जाता है कि इन्हीं लोगों के षड्यंत्रों के द्वारा श्री राजीव गांधी की हत्या करवा दी जाती है। आगे धीरे धीरे श्रीलंका में जातीय संघर्ष तेज होने लगा, विस्फोटक तथा व्यापक हत्याएं की जाने लगी और भारत द्वारा श्रीलंका में इस जातीय संघर्ष को कम करने के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। यानी कि देखा जाए तो धीरे धीरे ये जो सिचुएशन थी एक भयानक रूप धारण करने लगी और धीरे धीरे वहाँ की जो जातीय संघर्ष थी वो फैलने लगे, मतलब बढ़ने लगी। और ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में सितंबर 2002 में नार्वे की मध्यस्थता से श्रीलंका में जातीय संघर्ष समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि नार्वे के ही वजह से, नार्वे की मध्यस्थता में, मध्यस्थता का मतलब क्या होता है? वो बीच का बिचौलिया समझो एक तरीके से, दोनों को शांति करवाने के लिए, है ना। तो नार्वे की मध्यस्थता में ये जो जातीय संघर्ष है ना, इसको समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष जो है वो सिंगलियों तथा तमिलों के ऊपर है, ठीक है। इसका कार्टून भी आता है, जो कि मैं जब कार्टून की वीडियो लाऊंगा तो उसमें आपको चीजें समझा दूंगा। आई होप सो चीजें आपको समझ में आ रही है। तो अभी की स्थिति अगर देखा जाए तो नार्वे देश की मध्यस्थता में सितंबर 2002 में, ठीक है, जातीय संघर्ष को धीरे धीरे समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं भारत पाकिस्तान के संघर्षों की। क्या है भारत पाकिस्तान में कैसे संघर्ष चलते हैं, किस तरीके से लड़ाई होती है, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, विभाजन के शीघ्र बाद दोनों देश कश्मीर मुद्दे पर लड़ पड़े। यानी कि सबसे पहले जब 1947 में जब आज़ादी मिली तो आज़ादी मिलने के बाद दिसंबर में ही, ठीक है, लड़ाई छिड़ गई। किसको लेकर? कश्मीर मुद्दे को लेकर। पाकिस्तान की सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का है, जबकि भारत और पाकिस्तान के मध्य 1947, 1948 तथा 1965 के युद्ध भी हुए, परंतु इसका कोई हल नहीं निकल पाया। कश्मीर मुद्दे को लेकर 1947 से 48 में जो लड़ाई हुआ, 1965 में जो लड़ाई हुआ, लड़ाई तो हो गया, भारत जीत गया, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। किसको लेकर? कश्मीर मुद्दे को लेकर, कि कश्मीर आखिर है किसका। 1948 के युद्ध के परिणाम स्वरूप कश्मीर के दो भाग हो गए। कश्मीर के कितने भाग हो गए? दो प्रभाग हो गए। एक भाग पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीर कहलाया, जिसको हम पीओके के नाम से जानते हैं। आप इमेज में समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे अगर देखा जाए ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ना, इसको कहते हैं पीओके। क्या बोलते हैं? पीओके बोलते हैं, क्योंकि इस पे जो कब्जा कर लिया है, इस पे जो कब्जा कर लिया है वो है पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये भारत के ही मैप में शो किया जाता है, क्योंकि ये भारत का ही हिस्सा है। अदरवाइज यहाँ पे जो आतंकवादी गतिविधियां वो होती रहती हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो ये रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर का है जो अक्साई चीन है। क्या है? अक्साई चीन, यानी कि इस पे अगर देखा जाए तो चीन ने कब्जा कर रखा है, ठीक है। तो एक भाग पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीर यानी कि पीओके कहलाया, जबकि दूसरा भाग भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना। दोनों के मध्य एक नियंत्रण सीमा रेखा है जिसको पीओके के नाम से जाना जाता है। इसी को कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। पीओके के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक। और क्या हुआ आगे और देखते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह कश्मीर उग्रवादियों को
प्रशिक्षण देता है, मतलब उसको ट्रेनिंग देता है, साथ ही साथ हथियार तथा धन सप्लाई करता है। आप देखते हो आए दिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पाकिस्तान एक्टिविटीज करता रहता है, जिसकी वजह से आतंकवादियों को सहायता मिलता है। ठीक है, आप यूं कह लो कि आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने का काम ही होता है पाकिस्तान का। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य नदी जल के बंटवारे पर भी तनातनी लगी रहती है। 1960 के तक दोनों के मध्य सिंधु नदी प्रयोग को लेकर तीखे विवाद चल रहे थे। ठीक है, किस मुद्दे को लेकर? सिंधु नदी विवाद को लेकर तीखे विवाद चल रहे थे। भारत और पाकिस्तान में तनावपूर्ण संबंधों का एक कारण यह भी है कि पाकिस्तान पिछले कई वर्षों से पंजाब और कश्मीर के आतंकवादियों की सभी प्रकार से सहायता कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है, क्योंकि आतंकवादियों को अगर आप प्रशिक्षण देते हो तो इसकी वजह से सिर्फ भारत को ही नुकसान नहीं होगा, कल की डेट में तुम पे भी आक्रमण कर देंगे तो दोनों को ही नुकसान है, क्योंकि आतंकवादी किसी एक के नहीं होते। ठीक है, और क्या हुआ? 1971 में भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध एक निर्णायक युद्ध भी जीता, परंतु कश्मीर मसला अनसुलझा रहेगा। मैंने आपको अभी जस्ट कुछ पिछले वीडियो में मैंने बताया था 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है। क्यों लड़ाई होती है? क्योंकि बांग्लादेश को आज़ाद कराना था। तो ऐसी स्थिति में भारत युद्ध तो जीत जाता है, 93,000 सेना सरेंडर कर देती है पाकिस्तान के, लेकिन इसके बावजूद भी जो कश्मीर मसला है वो अनसुलझा रह गया। हमने बांग्लादेश को आज़ाद तो करा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी जो अपना मुद्दा है, कश्मीर मुद्दा है, उसको हमने नहीं सुलझा पाया। आगे, दोनों देशों के पास परमाणु हथियार भी है। भारत ने 1998 में पोखरण में और इसके कुछ दिनों के भीतर ही पाकिस्तान के चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण भी किए, यानी कि भारत के पास परमाणु बम भी है। ठीक है, 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, और 1998 में भी भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, और जो कि सफलतापूर्वक वो चीज़ हो गया था। ठीक है, इसकी वजह से युद्ध की संभावना कम हो गई, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में देखा जाए तो दोनों के पास परमाणु बम है। तो जो भयंकर युद्ध है, जो बड़ी लड़ाइयाँ हैं, ऐसी लड़ाइयाँ तो कम हो गई, क्योंकि दोनों के पास शक्तियाँ हैं, और ऐसे में नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से दोनों देश इस प्रकार की चीज़ें करने से पीछे हट जाती हैं। थोड़ी बहुत नोकझोंक तो उसमें चलती रहती है, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें गतिविधियां पाकिस्तान की वजह से शुरू होती है। भारत तो बिल्कुल शांतिपूर्ण सहयोग बनाकर रखता है सबके साथ, सार्क का सदस्य यूएनओ में ज़्यादा प्रेफर करता है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तानी जो है वो कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर देते हैं जिसकी वजह से, है ना, चीज़ें शांति भंग हो जाती है, फिर भारत को एक्शन लेना पड़ जाता है। इसकी वजह से युद्ध की संभावना तो कम हो गई है, पर दोनों देशों की सरकारें निरंतर एक दूसरे को शक की निगाह से देखती रहती है, और इस वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष चलता रहता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं मालदीव के बारे में, यानी कि मालदीव के बारे में। मालदीव एक हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है। मालदीव, जैसे कि आपने देखा ना, जो भारत का इस तरीके से मैप आता है, यहाँ पे धीरे धीरे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो ये मालदीव जो है, मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। मालदीव में 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। सल्तनत मतलब वही राजा का शासन हुआ करता था। 1968 में यहाँ पर एक गणतंत्र बना, और यहाँ सरकार शासन की आदेशात्मक शासन प्रणाली स्थापित हुई। आदेशात्मक शासन प्रणाली क्या होती है? एक ऐसी प्रणाली जिसमें सारा कंट्रोल जो होता है राष्ट्रपति के हाथों में होता है। ठीक है, वहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। तो क्या हुआ, 1968 में यहाँ पर एक गणतंत्र बना, जहाँ पर सारी जो शासन है वो आदेशात्मक शासन प्रणाली वहाँ पे अपनाई गई। 2005 के जून महीने में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली अपनाई। बहुदलीय का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे दलों को शामिल कर लिया कि कोई भी पार्टी बनाकर जीत सकता है, सरकार बना सकता है, और अपने पक्ष में मतदान किया। आगे यहाँ पर एक पार्टी है जिसको कहते हैं एमडीपी। क्या बोलते हैं? एमडीपी, मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, कि प्रमुख पार्टी है जिसका यह है कि राजनीति में दबदबा है, यानी कि जिस तरीके से हमारे राजनीति में भाजपा का, कांग्रेस का दबदबा बना रहता है, उसी प्रकार से वहां पर जो सबसे ज्यादा दबदबा बना रहता है वो एमडीपी का बना रहता है। ठीक है, 2005 के चुनाव में मालदीव में विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता दे दी गई, यानी कि 2005 के बाद से वहां पे जो विपक्षी दल है वो भी खड़े हो सकते हैं चुनाव में, और वो भी सरकार बना सकते हैं। इस प्रकार की कानूनी मान्यता दे दी गई। तो हमने थोड़ी बहुत बातें मालदीव के बारे में हमने कर ली।
आगे बढ़ते हैं, भारत तथा अन्य पड़ोसी देश। अब देखिए इसमें ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर में। जैसे सबसे पहला है भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध। यहाँ पे हम दो अच्छे संबंधों की बात करेंगे, दो बुरे संबंधों की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए दो सहयोग के संबंधों की बात करते हैं, मतलब अच्छे संबंधों की बात करते हैं। बांग्लादेश ने दिसंबर 1996 में फरक्का गंगा जल बंटवारे पर समझौता किया, यह अच्छी बात है, एक दूसरे के बीच में सहयोग का मामला है। भारत और बांग्लादेश आतंकवाद के मुद्दे पर सदैव एक रहते हैं, ये भी एक सहयोग का मुद्दा है, यानी कि जहां जहां भी आतंकवाद की बात आती है वहां पे भारत और बांग्लादेश मिलजुल कर उस चीज का सामना करते हैं। अब असहयोग की बात कर लेते हैं। असहयोग में देखा जाए भारत और बांग्लादेश के बीच असहयोग का मुद्दा चकमा शरणार्थी। चकमा शरणार्थी का मतलब क्या होता है? ऐसे शरणार्थी जो कि चकमा देके एक दूसरे देश में घुस जाते हैं। जैसे 1971 में जब युद्ध हो रहा था, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश उसमें शामिल थे, तो ऐसी स्थिति में बांग्लादेश के बहुत सारे लाखों जो लोग थे वो सीमा क्रॉस कर करके भारत में घुस गए थे, तो इसी को कहते हैं चकमा शरणार्थी, ठीक है। इसकी वजह से असहयोग यानी कि अनबन बनी रहती है। बांग्लादेश में समय समय पर भारत विरोधी कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते रहते हैं जिसकी वजह से भारत को धक्का लगता है। जैसे कभी मैच जीत गए तो अपने आप को शहंशाह दिखा देते हैं कि भैया हमने मैच जीत लिया, जबकि इक्का दुक्का अगर मैच जीत गए होंगे तो जीत गए होंगे, अदरवाइज अपने आप को बहुत बढ़ चढ़ के दिखा देंगे, जबकि उनको ये समझना चाहिए कि भारत की ही वजह से वो आज आजाद है, ठीक है। तो दो सहयोग के मुद्दे हमने कर लिया, दो असहयोग के मुद्दे हमने कर लिया। आगे बात करते हैं नेपाल के बारे में। भारत और नेपाल के अच्छे संबंध। तो अब देखिए अच्छे संबंधों की अगर मैं बात करूं, भारत और नेपाल के जो संबंध है हमेशा से मधुर रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच में ऐसी संधि हुई जिससे वो बिना वीजा पासपोर्ट के एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं। भारत नेपाल की हर चीजों में सहयोग करते हैं, यानी कि जब जब नेपाल को जरूरत पड़ता है भारत उसका सहयोग करता है। लेकिन अब हम बात करते हैं अनबन की बात। अनबन मतलब होता है असहयोग की बात। देखिए भारत के जस्ट ऊपर नेपाल है, नेपाल के ऊपर चीन है, तो कहीं ना कहीं अगर चीन और नेपाल के बीच में कुछ बातें हो रही हैं तो इसकी वजह से भारत को दिक्कत होगी, क्योंकि चीन जो है भारत के लिए अच्छा नहीं है। चीन एज ए दुश्मन के तौर पे, क्योंकि उसने 1962 में आक्रमण किया था भारत के ऊपर, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, भारत विरोधी गतिविधियों पर नेपाल की सरकार कार्रवाई नहीं करती है। पहली चीज तो ये कि अगर भारत विरोधी कुछ गतिविधियां नेपाल में हो रही है तो वहां की सरकार उस चीज पे कार्रवाई नहीं करती है। और नेपाल की चीन के साथ दोस्ती रखना, इससे भारत और नेपाल के बीच संबंधों में क्या है, थोड़ा सा दरार हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो चीन है वो भारत का आप कहो कि सच्चा दोस्त नहीं है, बस वैसा है जो अंतर्घाती कभी भी आक्रमण कर देता है, ऐसा दोस्त है, ठीक है। चलिए तो दो हमने बात कर लिया, अच्छे की बात कर ली और हमने बात कर लिया अनबन मुद्दे की। आगे बढ़ते हैं, भारत और श्रीलंका के अच्छे संबंधों की बात कर लेते हैं। अब जैसा कि हमने सबसे पहले बांग्लादेश का कर लिया, फिर हमने नेपाल का कर लिया, अब श्रीलंका की बात कर लेते हैं। क्या लिखा है, FTA यानी कि मुक्त व्यापार समझौता जैसे समझौते होने से भारत और श्रीलंका के बीच में ऐसे समझौते हुए, जो कि एक अच्छी बात है। भारत और श्रीलंका में अनबन तो हुए हैं लेकिन मित्रता की संधियां भी हुई है। श्रीलंका में जब भी आर्थिक स्थिति आ जाती है, आर्थिक मंदी आ जाती है, आर्थिक चीजों की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, तब भारत ने सहायता किया है। अधिकतर जब भी वहां पे सुनामी और इस प्रकार की चीजें आ जाती है तो ऐसी सिचुएशन में भारत हमेशा मदद किया है श्रीलंका की। भारत और श्रीलंका के बुरे संबंधों की बात करें तो सिंगलियों को लगता है कि भारत तमिलों को सपोर्ट करता है। सबसे पहली चीज तो ये, सिंगलियों को ये लगता है कि भारत तमिलों को सपोर्ट करता है, तमिलों को ये लगता है कि भारत जो है ना सिंगलियों को सपोर्ट करता है, तो ये अनबन का मुद्दा है। 1987 में भारत द्वारा शांति सेना भेजना, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया, यानी कि श्रीलंका और भारत के बीच में क्या हो गया, मनमुटाव हो गया। अंदरूनी मामले में दखल देना भी कहीं ना कहीं बुरे संबंधों का कारण है। अब कहीं ना कहीं जो श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष चल रहा था वो उनका अंदरूनी मामला था, लेकिन फिर भी भारत ने उसमें शांति सेना भेज दी, तो कहीं ना कहीं ये हस्तक्षेप करने वाली बात हो जाती है। तो इसकी वजह से ये कुछ बुरे संबंध हो गए। चलिए हमने श्रीलंका के बारे में भी बात कर लिया, आगे बात कर लेते हैं भूटान के बारे में। भारत और भूटान के अच्छे संबंधों की बात कर लेते हैं। तो भारत और भूटान के साथ काफी अच्छे संबंध हैं। पूर्वोत्तर भारत को उग्रवादी तथा गोरिल्लों को भूटान ने अपने इलाकों से खदेड़ भगाया, जिससे भारत को बड़ी सहायता मिली है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि
कुछ जगहों पे कुछ लोगों का ना बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। जैसे कि भूटान में अगर देखा जाए तो जो गोरिल्ले थे, गोरिल्ले ऐसे लोग समझो कि ये भी एक तरीके से छुपकर वार करते थे, ठीक है। और ऐसे में जो भूटानी सरकार थी, भूटानी सरकार ने उनको वहां से खदेड़ दिया, भगा दिया। ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक अच्छा पॉइंट था और इससे भारत को भी मदद मिली और उनको भी मदद मिली, तो ये अच्छे संबंधों में आ जाता है। भारत भूटान में पनबिजली की विशाल परियोजनाओं में हाथ बटा रहा है। पनबिजली मतलब पानी के द्वारा बिजली उत्पन्न करना। ऐसी स्थिति में भारत भूटान के साथ भूटान को हेल्प कर रहा है, ठीक है। भारत और भूटान के बुरे संबंधों की बात करें तो भारत सरकार और भूटानी सरकार के साथ कोई भी ऐसा कोई बड़ा संघर्ष नहीं चल रहा है जिसकी वजह से कुछ न कुछ दिक्कतें हो, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता। देखिए यहाँ पे दो समझौते की बात करूंगा। सबसे पहला समझौता 1965 में जब युद्ध हुआ, 1965 में युद्ध हुआ किसके बीच में? पाकिस्तान और भारत के बीच में जब युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के बाद एक समझौता किया गया, इसको कहते हैं ताशकंद समझौता। क्या बोलते हैं? ताशकंद समझौता कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक युद्ध और हुआ 1971 में, जो कि मैंने आपको बताया था भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि बांग्लादेश को, है ना, बांग्लादेश को आजाद कराना था। ऐसी स्थिति में जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के बाद जो समझौता किया गया उसको कहते हैं शिमला समझौता। क्या बोलते हैं? शिमला समझौता, ठीक है। तो दो प्रकार के समझौते आप लोग को याद करना है। सबसे पहला है ताशकंद समझौता और दूसरे नंबर पे है शिमला समझौता। ताशकंद समझौता कब किया गया? लड़ाई कब की गई? 1965 में। तो समझौता कब किया गया? 1966 में। लड़ाई कब की गई? 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में। तो समझौता कब किया गया? 1972 में। ये जो हुआ था उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था, इस वजह से इसको ताशकंद समझौता कहते हैं। और इसी में लाल बहादुर शास्त्री ने पार्टिसिपेट किया था और वहीं पे हार्ट अटैक आ गया था और इसकी वजह से लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई थी। और शिमला समझौता, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो शिमला में किया गया था और इस वजह से इसको शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। अब उसी के बारे में देखिए क्या लिखा है, ताशकंद समझौता। 10 जनवरी 1966 को यह समझौता हुआ था। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में यह चीज हुआ था। यह एक शांति समझौता था जो कि लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था, जिसको ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। तो पहला समझौता तो ये हो गया। दूसरा समझौता हम शिमला समझौता पढ़ते हैं। देखिए अगला है शिमला समझौता। दिसंबर 71 में भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में ऐतिहासिक मात दी। लमसम 93,000 जो सेना थी भारत के सामने सरेंडर कर दी। इस युद्ध के पश्चात 3 जुलाई 1972 में भारत पाकिस्तान ने शिमला में एक समझौता किया जिसे शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। अब देखिए समझौते में कुछ बात रखी जाती है। कौन कौन सी बात रखी जाती है? जैसे परस्पर झगड़ा ना करना। परस्पर का मतलब होता है एक दूसरे के साथ हमें झगड़ा नहीं करना है। एक दूसरे के परस्पर झगड़ा ना करना, मुद्दों को बातचीत के द्वारा हल करना, यानी कि बातचीत के द्वारा उस चीज को सुलझा लेना है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, साथ ही साथ क्षेत्रीय अखंडता की बात किया जाए, राजनीतिक स्वतंत्रता की बात किया जाए, सार्वभौमिक सम्मान की बात किया जाए। तो ऐसी स्थितियों में हमें एक दूसरे का सम्मान करके चलना है, चाहे वो राष्ट्र की एकता की बात हो, चाहे एक दूसरे देश की अखंडता की बात हो, चाहे राजनीतिक स्वतंत्रता की बात हो, ठीक है। साथ ही साथ बात करते हैं दोनों परस्पर विरोधी प्रचार नहीं करें, यानी कि भारत में कुछ ऐसा प्रचार नहीं होना चाहिए जिसको पाकिस्तान को धक्का लगे और पाकिस्तान में कुछ ऐसा प्रचार नहीं होना चाहिए जिसको भारत को धक्का लगे। सामान्य संबंध बनाकर रखना, यानी कि जो संबंध है वो अच्छे बना के रखना एक दूसरे देशों के बीच में। इस प्रकार से कुछ समझौते किए गए थे भारत और पाकिस्तान के बीच में। दो समझौता मैंने आपको बता दिया, एक ताशकंद समझौता, दूसरा शिमला समझौता, और दोनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। एक और चीज पढ़ लेते हैं जिसमें लिखा है भारत और मालदीव के अच्छे संबंध। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत ही रेयर पूछता है या फिर पूछता ही नहीं है, ऐसा समझ लो, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए पढ़ना जरूरी, इसलिए एक बार मैं पढ़ा देता हूँ। क्या लिखा है? 1988 में श्रीलंका से आए कुछ किराए के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर क्या किया? आक्रमण कर दिया। यानी कि श्रीलंका से कुछ ऐसे तमिल आए थे जिन्होंने मालदीव पर आक्रमण कर दिया, और ऐसे स्थिति में मालदीव ने जब हमला रोकने के लिए भारत से सहायता मांगी तो भारतीय वायुसेना, नौसेना ने शीघ्र वहां पे कार्रवाई की। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटक और
मत्स्य उद्योग में सहायता किया। यानी कि एक तरफ हमने देखा कि जब मालदीव को सहायता की जरूरत थी तो भारत ने उसकी सहायता की, वहां पर वायुसेना भेज दिया, ये अच्छे संबंध हो गए। साथ ही साथ जब जब भी मालदीव को जरूरत पड़ी है आर्थिक विकास की, पर्यटक यानी कि टूरिज्म की, साथ ही साथ मत्स्य यानी कि मछली उद्योगों की, ऐसी स्थितियों में भारत ने हमेशा सपोर्ट किया है। ठीक है, इसके साथ साथ बात कर ले, एक यहाँ पे नोट करने वाली बात है, क्या है, भारत दक्षिण एशिया का सभी देशों की सहायता करता है। यानी कि सार्क में जितने भी देश हैं, 8 देश हैं, हर किसी की सहायता करता है भारत। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है वो अनबन से बने रहते हैं। कहा जाता है हर कोई खुश नहीं होता है। ठीक है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, तो वही चीज है। हालांकि भारत ने सबकी सहायता की है, तो इस प्रकार से शांति सहयोग को बनाकर रखा है। ठीक है, चलिए, आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये पूरा का पूरा जो अपना चैप्टर है, 3rd चैप्टर, ये हो चुका है कंप्लीट। और बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी संडे को, ठीक है, 7 बजे लाइव में, चाहे वो हो सकता है जूम पे या फिर वो हो सकता है यूट्यूब पे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग तैयार हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे इसमें टिप्स बताए जाएंगे जिसकी वजह से आप लोग अपनी जो पढ़ाई है वो और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अब पढ़ाइयों का जो पैटर्न है वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय। कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा।